Hello friends, welcome to Gyan Setu Institute. Today we get some information related to the Charter Act 1853. Dear student, यह लास्ट चार्टर एक्ट है जिसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडियन कंपनी को ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी में रूल और एडमिनिस्ट्रेशन करने की अथॉरिटी दी थी। इस एक्ट के प्रोविजंस क्या है? तो इस एक्ट के माध्यम से सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। यानी कि पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, जिसमें 12 मेंबर थे। एक गवर्नर जनरल थे, एक कमांडर इन चीफ थे, 4th मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल के थे, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, एक सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जज थे और 4 मेंबर बंगाल, बम्बई, मद्रास और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर में से लिए जाते थे। गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में डिस्कशन ओरली किया जाता था। गवर्नर जनरल चाहे तो काउंसिल के लिए वाइस प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर सकते थे। फिर सभी लेजिस्लेटिव प्रपोजल को गवर्नर जनरल का एसेंट रिक्वायर्ड था, यानी कि गवर्नर जनरल मंजूरी दे तभी वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल एक्ट बनते थे। फिर हमने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट में 4th मेंबर एज अ लॉ मेंबर के रूप में हमने अपॉइंट किया था। अब वही लॉ मेंबर को फुल मेंबर का दर्जा दिया और उनको वोटिंग का पावर दे दिया गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में कार्य करने लग गई। फिर सिविल सर्वेंट की सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए इस एक्ट के तहत ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि अब इंडियंस भी इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। यानी अब फिटेस्ट पर्सन ही आईसीएस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और इस प्रावधान को फुलफिलमेंट करने के लिए 1854 में लॉर्ड मेकाले के अधीन एक कमिटी गठन किया, जिसका नाम था कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन इंडियन टेरिटरी में कितने समय तक कंपनी रूल करेगी इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया। यानी कि कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के रूल को एंड कर सकते हैं। फिर इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या घटा दी। यानी कि पहले बोर्ड ऑफ मेंबर में 24 मेंबर थे, अब उसको घटाकर 18 मेंबर कर दिए, जिसमें से 6 सदस्य यानी कि 6 मेंबर का नॉमिनेशन ब्रिटिश क्राउन करेगी, ऐसा प्रावधान था। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में को यह पावर दिया गया कि वह न्यू प्रेसिडेंसी और प्रोविंस का गठन कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रोविंस की टेरिटरी को भी चेंज करने का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पावर दे दिया गया। इसी पावर के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने आसाम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया। फिर इस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए अलग से सेपरेट लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान रखा गया। यानी कि अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए ही कार्य करेंगे और इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को भारत का पहला रियल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्ट के सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहली बार क्लियरली गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का गठन किया गया, फाउंडेशन डाला गया। यानी कि लेजिस्लेटिव विंग थी, जो गवर्नर जनरल काउंसिल की जो लेजिस्लेटिव विंग थी, वह
पार्लियामेंट के रूप में कार्य करेगी। इस एक्ट के तहत कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया, लेकिन इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए, यानी कि कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के रूल को एंड कर सकती थी। और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के इन्फ्लुएंस को भी घटा दिया गया, यानी कि कैसे कि हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 जो सदस्य थे उसका नॉमिनेशन अब क्राउन करेंगे। फिर इस एक्ट के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस का जन्म हुआ। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई और ओपन एंड फेयर कंपटीशन सिस्टम स्टार्ट हो गई। और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट के माध्यम से लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोड्यूस हुआ। तो यह था 1853 का चार्टर एक्ट। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।